39 रेड हार्ट होटल। एक लड़की एक खूबसूरत से कमरे में खड़ी परेशानी में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मन में हजारों सवाल लिए वह बुदबुदाई, आखिर उसे मेरी खबर मिली कैसे? डैड तक पता नहीं कर पाए, मैं इंडिया में हूँ, फिर उसे कैसे? ये कहते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। मगर तभी एक बार फिर उसके कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रश्मिका एक बार फिर चौंक गई। वह धीरे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वहां पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला तो उसके ठीक सामने दो हट्टे कट्टे आदमी काले सूट पैंट में खड़े थे। उन्हें देखते ही रश्मिका की भौहें सट गईं। वह दोबारा बोली, तुम सब जा सकते हो, मैं अपने गार्ड्स के साथ कुछ देर बाद वहां के लिए निकल जाऊंगी। ये सुनते ही सामने खड़ा एक आदमी बोला, सॉरी मैडम, बट सर का ऑर्डर है, आपको हमारे साथ ही वापस चलना होगा। आप प्लीज जल्दी से जाकर पैकिंग कीजिए। यह सुनकर अब रश्मिका झूंझलाकर रह गई। वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर उसके डैड को उसके वहां होने की खबर मिली तो जरूर वह उसे छोड़ेंगे नहीं। ये सोचकर वह गहरी सांस खींचकर वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। दूसरी ओर महल में दाई माँ कांपते हुए बोली, मगर बेटा, आपकी यह हालत हुई कैसे? उन्होंने फिक्रमंद होकर पूछा तो सामने खड़ी रिमहौले से मुस्कुराकर बोली, दाई माँ, आप प्लीज परेशान मत होइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दाई माँ से अब दिशा भी बोली, वह सही कह रही है, आप प्लीज चिंता मत करिए। अब बीच में थका हुआ सा बुदबुद आया, तो क्या दाई माँ, आप उनकी चिंता मत करिए, उनके लिए मैं हूँ, मगर मेरी भूख के लिए। यह कहते हुए उसका मुंह बन गया। वहीं दाई माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, जी चलिए, खाना बस तैयार है। यह कहकर वह अंदर बढ़ गई। वहीं उनके पीछे खड़े रिम, श्रेयांश, दिशा और अमन भी अंदर बढ़ गए। श्रेयांश अंदर बढ़ता हुआ अमन से बोला, अमन, रघुवंशी सर नहीं आए? वह अभी हॉस्पिटल में है क्या? यह सुनते ही अमन बोल उठा, नहीं, वह वहीं से ऑफिस के लिए निकल गए, उन्हें कुछ काम था, कुछ देर में वह वापस आ जाएंगे। ऑफिस, आरव का केबिन। रुद्र हैरानी में बोला, भाई, आपको कैसे पता चला कि रश्मिका इंडिया में है? और अगर आपको पहले से ही मालूम था कि उस औरत से हमें कोई सबूत नहीं मिलने वाले, फिर आपने मुझे वहां क्यों भेजा था भाई? उसकी आवाज सुनकर उसकी ओर पीठ किए खड़ा आरव भारी लहजे में बोला, उसके आदमी तेरा पीछा कर रहे थे। आदमी? रुद्र ने हैरानी में पूछा, मगर कौन भाई? मैं वहां अकेला था वे के साथ। यह सुनते ही आरव हंसता हुआ बोला, उसके आदमी तेरे पीछे थे रुद्र, मगर वह यह भूल गए कि जिस खेल में वह उतरे हैं उसका सौदागर हूं मैं। मुझे हराना हर किसी के बस की बात नहीं। रुद्र के सिर के ऊपर से अब भी सारी बात जा रही थी। वह बोला, भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं सच में अकेला था। यह सुनते ही आरव अब सख्ती से बोला, तेरे पीछे उस निरंजन ने अपने पालतू कुत्ते छोड़े हुए थे रुद्र, मगर अब और नहीं। यह सुनते ही रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। वह याद करता हुआ बोला, निरंजन मतलब आपके? उसने इतना ही कहा था कि तभी एक झटके के साथ आरव पलट गया। उसकी आंखें लाल थीं, मानो उनमें खून उतर आया हो। रुद्र उसका गुस्सा देखकर कांपते हुए बोला, भाई, मैं बस। आरव खुद को शांत करता हुआ बोला, उसे मैं संभाल लूंगा, तू जा यहाँ से। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ लगे तो मुझे बता देना। रुद्र एक बार और बोला, मगर भाई, उस गुप्ता की बेटी का क्या वह भी महल में रुकेगी? यह सुनते ही आरव के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। वह एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, वह भी वहीं रुकेगी, तू जा अब। यह सुनकर रुद्र एक गहरी सांस भरकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही आरव अपनी मुट्ठियों में अपने हाथ में पकड़ी उस फाइल पर पकड़ कसता हुआ बोला, अच्छी चाल चली है तूने निरंजन, मेरे पीछे, मेरे आदमियों के पीछे अपने आदमी लगा दिए, यह सोचकर कि मुझे इस बात की भनक नहीं लगेगी। और तुझे क्या लग रहा है, जिस तरह तूने मेरे बाप को अपने जाल में फंसा लिया, वैसे तू मुझे भी फंसा लेगा? सही है, अगर तू इतना ही तड़प रहा है मेरी और उस लड़की की शादी के लिए, तो तेरी यह तड़प भी मैं जरूर खत्म करूंगा शादी करके, मगर तेरा और मेरे बाप का घमंड तोड़कर। कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं किसी को भी। मेरे रास्ते में आए हर कांटे को मैं रौंद दूंगा। यह कहते हुए उसने वह फाइल गुस्से में जमीन पर पटक दी। उधर देहरादून में एक बड़ी सी बिल्डिंग के 25वें माले पर शीशे की दीवार से टेक लगाए एक आदमी हाथ में सिगरेट लिए उसके कश भरता हुआ बड़बड़ाया, काश मेरा बेटा आज मुझसे इतना दूर नहीं गया होता। सच में जरूर मेरी ही कोई गलती थी कि यार मुझे आज नफरत करने लगा। उस शख्स के इतना बड़बड़ाते ही उसके पीछे से एक आवाज आई, अरे जमाई बाबू, आप अभी ऐसे कैसे? वह तो बच्चा है, मगर आप तो समझदार हैं। यह आवाज सुनते ही प्रताप जी के कान खड़े हो गए। वह पलटे, सामने निरंजन होठों पर एक कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। उसे देखते ही प्रताप जी ने तुरंत सिगरेट को दूसरी ओर झटक दिया। वह आगे बढ़कर उनके पैर छूते हुए बोले, पापा, आप? निरंजन उसी तरह उनके सिर पर हाथ रखकर बोले, अरे, आप डर तो ऐसे रहे हैं जैसे आपकी बीवी का बाप कम। मैं आपके यहाँ करोड़ों के घपले की वजह से छापा मारने आया हूँ। यह सुनते ही प्रताप के पैरों के नीचे से मानो जमीन ही खिसक गई। वह नजरें चुराते हुए बोले, आपको कैसे? यह सुनते ही निरंजन अपना पेट पकड़कर हंसने लगे, सच में बड़े मजाकिया हैं आप। आपको क्या लगा मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा घपला हो जाएगा और मुझे मालूम भी नहीं चलेगा? अरे, इस कारोबार की दुनिया में अगर एक पत्ता भी हिलता है तो सबसे पहले उसकी खबर निरंजन ठाकुर को मिलती है।
यह सुनते ही प्रताप जी के होश उड़ गए। वह उसी तरफ डगमगाए से बोले, पापा, मैं आपको बताने वाला था। यह सुनते ही निरंजन उन्हें हाथ दिखाकर रोकते हुए दोबारा हंसते हुए आगे बढ़ गए। वह वहीं सोफे पर बैठकर बोले, अरे प्रताप, आप भी क्या इन छोटी मोटी बातों को लेकर डरने लगे? अरे, अभी तो बहुत कुछ देखना है जिंदगी में। यह छोटी सी परेशानी तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगा। यह सुनते ही अचानक से प्रताप जी की आंखें चमक उठी। वह तुरंत बोले, क्या सच में? निरंजन सिर हिलाकर बोले, तो क्या? तुम इन बातों की चिंता छोड़ो और अब आराम से अपने बेटे के बारे में सोचो। आरव जितना तुम्हारा बेटा है, उतना हमारा नाती भी। भले ही वह मेरी बेटी और तुम्हारी संतान नहीं, मगर मेरे अच्छे दोस्त का नाती है। उसकी चिंता बड़ी सताती है मुझे। वह अपने माथे पर बल लिए बोले। उनकी बात सुनकर प्रताप अब खुशी में बोले, अरे, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे। यह सुनते ही निरंजन तुरंत बोले, अरे, खाक संभाल पाएंगे आप उसे? 28 का हो चुका है वह। उसकी शादी की बात आप आज तक नहीं कर पाए उसे, फिर? यह सुनते ही प्रताप की मुस्कान जिस तरह से उनके होठों पर आई थी, उसी तरह वह चली भी गई। करीब 5-6 दिन बीत चुके थे, मगर अब तक वह आरव से सही से बात तक नहीं कर पाए थे उसके और रश्मिका की शादी को लेकर। ऊपर से अब तक गुप्ता जी के भी काफी कॉल आए, मगर वह उन्हें भी बस अनदेखा कर रहे थे। उनके चेहरे के बिगड़ते भाव देखकर निरंजन उसी मुस्कान के साथ बोले, अरे जमाई बाबू, आप भी कहाँ इन 1 आध करोड़ के चक्कर में फंस रहे हैं, जब आपके पास करोड़ों का खजाना है। अब आप सारी चिंता भूल जाइए। यह सुनते ही प्रताप माथे पर सिकन लिए बोले, बात वह नहीं है पापा, मैं बस सोच रहा हूँ कि आखिर आरव से बात कैसे करूं। वह वैसे भी मुझसे बात नहीं करता। यह कहते हुए उनकी आंखें एक बार फिर झुक गईं। यह सुनते ही निरंजन हंसकर बोले, अरे प्रताप, तुम भी छोड़ो, अब इसमें भी मैं ही तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें वह जमीन याद है जो आरव के नाना अपनी बेटी के लिए छोड़कर गए थे? वैसे तो आरव ने अब तक बहुत कुछ खुद के दम पर बना लिया है, और बाकी बची हुई चीजें जो उसके नाना छोड़कर गए थे, उसे उसने अपने नाम कर लिया है। मगर फिर भी अब भी वह एक चीज है जिस पर आरव का कब्जा नहीं, मगर उस छोटे से टुकड़े के लिए वह पागल है। यह सुनते ही मानो प्रताप जी का दिमाग फट गया। यह आइडिया उन्हें क्यों नहीं आया? हाँ, आरव उस छोटे से टुकड़े के लिए पागल था, क्योंकि वह जमीन प्रताप के नाम थी। आरव की मां के जाने के बाद वह जमीन उसे ही मिलने वाली थी, मगर वह सब कुछ छोड़कर देहरादून आ गए थे। वह हैरानी से बोले, इसका क्या मतलब है? यह सुनते ही निरंजन दोबारा टेढ़ी मुस्कान लिए बोले, मतलब यह कि तुम आरव से वह जमीन छीन लो। बौखलाहट में आकर वह खुद यह शादी उस गुप्ता की बेटी से कर लेगा। तुम्हारा काम यही खत्म। यह सुनते ही एक बार फिर प्रताप जी की आंखों में चमक लौट आई। मैंने अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? उनके दिमाग में बस यही ख्याल घूम रहा था। वह तुरंत अपनी जगह से उठकर निरंजन के पैर छूते हुए बोले, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। मैं आज ही, उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी निरंजन उन्हें रोककर बीच में ही उन्हें काट कर बोले, आज नहीं प्रताप, कल तक गुप्ता की बेटी भी मसूरी पहुंच जाएगी, तब बात करना आरव से। यह सुनते ही प्रताप ने सिर हिला दिया। वह आगे कुछ कहते उससे पहले उनका फोन बजने लगा। फोन पर गुप्ता नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही उन्होंने मुस्कुराकर फोन उठा लिया। वह बाहर की तरफ कदम बढ़ाते हुए चाहक कर बोले, अरे गुप्ता जी, अब तो आप बारात के स्वागत की तैयारियां कीजिए। बहुत जल्द मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी करेगा। यह बात करते हुए वह वहां से निकल गए। उनके जाते ही निरंजन, जिसके होंठ अभी मुस्कान से खिले थे, वहां अब अनजानी सी नफरत झलकने लगी। उसी तरह सोफे पर बैठे हुए वह आंखें भींच कर बुदबुदाए, हा हा, अगर नीलिमा की जिद नहीं होती तो इस बेवकूफ से अपनी बेटी की शादी में कभी नहीं होने देता। यह तो उस रघुवंशी की बेटी के लिए ही बना था, मगर अपनी बेवकूफी में मेरी बेटी इस 2 कौड़ी के आदमी से प्यार कर बैठी। वह एक सांस छोड़कर आगे कुछ कहते कि तभी उनका फोन भी झनझनाया। फोन पर नीलिमा का नाम शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही उन्होंने फोन उठा लिया और बोले, तूने जैसा कहा था मैंने सब कुछ वैसा ही कह दिया। मगर नीलिमा, अगर वह लड़की वहां पहले ही पहुंच चुकी है तो तूने आज आरव से बात करने से क्यों रोका प्रताप को? और तुझे इन सब के बारे में कैसे मालूम चला कि आरव एक जमीन के पीछे पागल है? यह सुनते ही नीलिमा मुस्कुराते हुए अपने बालों की लटों को उंगलियों में उलझती हुई बोली, बस पापा, मैंने एक बार उस दाई माँ के मुंह से यह बात सुनी थी। सुना है कि आरव ने पहले भी बात करनी चाहिए थी प्रताप से जमीन को लेकर, मगर तब भी प्रताप मसूरी नहीं गए थे। उसके बाद आरव की नफरत आप जानते ही हैं, दिन के साथ बढ़ती चली गई। खैर, अब यही नफरत मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचाएगी। अब बस मुझे आरव से बात करनी है, और मैं नहीं चाहती कि इसके बीच प्रताप पड़े। पहले मुझे आग लगानी होगी पापा, उसके बाद प्रताप के शब्द काफी होंगे आग लगाने के लिए। आगे आरव मेरी मुट्ठी में होगा, और इससे आरव और प्रताप का रिश्ता तो बिखर जाएगा, मगर रश्मिका और उस आरव की शादी भी हो जाएगी जो मैं चाहती हूँ। महल, करीब रात होने को आई थी। रिम कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। इस वक्त उस कमरे में कोई नहीं था। कमरे के ठीक बाहर शौर्य हैरानी में बोला, दिशा, तूने मुझे रिम की हालत के बारे में क्यों नहीं बताया? और तू ऐसे बिना बताए क्यों चली गई? तू जानती भी है मैं कितना परेशान हो गया था, ऊपर से तुम्हें से किसी ने भी मेरा फोन नहीं उठाया। यह सुनकर श्रेयांश उसे देख बोला, अरे भाई शांत हो जा, वैसे भी मुझे खुद नहीं मालूम था इन सब के बारे में, और सब इतनी जल्दी में हुआ कि हमें भी संभलने का मौका नहीं मिला। यह सुनकर दिशा भी बोली, हाँ शौर्य,
सच में तू वैसे भी थक कर आया था, मैं तुझे डिस्टर्ब। ये सुनते ही शौर्य एक टीस के साथ बोला, तू मुझे नहीं उठा सकती थी, मगर उस आरव रघुवंशी के साथ चली गई। उसकी बात सुनते ही दिशा की आंखें फैल उठीं। वह बोली, शौर्य ये क्या बोल रहा है तू? तू जानता भी है? उसकी बात बीच में काट कर शौर्य दोबारा बोला, प्लीज दिशा, मुझे ये सब सही नहीं लगता। वह आदमी सही नहीं है, उससे दूर। उसकी बात सुनते ही अब दिशा थोड़ी तेज आवाज में बोली, मिस्टर रघुवंशी भी वहीं जा रहे थे, ऊपर से अमन रिम के साथ वहां अकेला था। मैं उसे वहां क्या अकेले छोड़ देती? उसकी बात सुनकर भी शौर्य गुस्से में सुबह हुई बात को याद करता हुआ मन में बोला, तू बहुत भोली है दिशा, तू उसके इरादे समझ नहीं पाएगी, मगर मैं अच्छे से जानता हूं वह कैसा आदमी है, और अब मैं उसे तेरे पास भटकने भी नहीं दूंगा। दिशा दोबारा बोल उठी, बोल, क्या मैं छोड़ देती रिम को? दोस्त है वह मेरी, उतनी ही जितने तुम दोनों हो, समझे? यह कहकर दिशा खुद में ही गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे की तरफ शौर्य से नाराज होकर बढ़ गई। वहीं उसे जाता देख शौर्य उसके पीछे नहीं गया। उसे भी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रह रहकर उसके सामने आरव और दिशा एक साथ एक दूसरे की बाहों में नजर आते। वह अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ बोला, मुझे दिशा को उस आदमी से दूर रखना होगा। वहीं उन दोनों की अब तक की हुई सारी हरकतों को देखकर श्रेयांश की आंखें भी फैल गईं। उन दोनों की बातें उसके सिर के ऊपर से जा रही थीं। आखिर शौर्य को आरव से क्या दिक्कत थी? यह सोचते हुए उसने अब शौर्य से पूछ ही लिया, क्या हुआ? तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था? तू ठीक है ना? यह सुनते ही शौर्य बोल उठा, नहीं श्रेयांश, मैं ठीक नहीं हूँ। तुझे याद है, एक बार मैंने तुझे कॉलेज में बताया था कि मुझे एक लड़की पसंद है, और जब मैं उसे अपने दिल की बात कहूंगा तो सबसे पहले तुम सबको बताऊंगा। यह सुनते ही श्रेयांश की आंखें खुशी में फैल गईं। वह हैरानी में चीखा, तू उसे प्रपोज करने वाला है शौर्य? उधर दिशा गुस्से में भंभानती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। वह खुद से बोली, न जाने खुद को क्या समझता है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बड़ा आया। ये सब कहते हुए वह तेजी से बिना रुके चलती जा रही थी कि तभी उसका ध्यान सामने नहीं गया, और वह तेजी से सामने से आते शख्स से टकरा गई। सामने कोई और नहीं आरव था, जो तेजी में हॉल से होता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था, या सच कहें तो लगभग भाग रहा था। उसने जल्दी से दिशा को संभाल लिया। वह उसे घूर कर बोला, आपसे कितनी बार कहा है, चलते समय नजरें जरा जमीन पर भी टिकाया कीजिए। यह सुनते ही दिशा की आंखें सिकुड़ गईं। वह तुरंत अपनी सफाई में कुछ कहती कि तभी आरव उसे सीधा खड़ा करके तेजी में अपने कमरे में निकल गया। दिशा हैरानी में आंखें फाड़े अपने शब्द होठों पर लाए बड़बड़ाते हुए बोली, इन्हें क्या हुआ? आरव वहां से चला गया तो वह खुद से ही बात को झटक कर बोली, हूँ, मुझे क्या, ये सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। ऐसे आए, ये है, बड़े आए। यह बोलकर वह वहां से मंदिर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वह जैसे ही मंदिर में पहुंची, वैसे ही उसकी नजरें वहां सीढ़ियों पर बैठी दाई मां पर गईं। उन्हें देख वह मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ गई। दाई मां हाथों में रुई लिए उसकी बात ही बना रही थी। दिशा वहां आते ही बोली, कुछ मदद करूं आपकी? यह सुनते ही दाई मां ने नजरें उठाई। वह दिशा को सामने देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा आप। दिशा वहीं दाई माँ के साथ बैठती हुई सामने थाली सही करने लगी तो दाई माँ फट से बोली, अरे नहीं बेटा, आप हमारे मेहमान हैं, आप जाइए आराम कीजिए, ऑफिस में थक। उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी दिशा तपाक से बोल उठी, मैं मेहमान जरूर हूँ दाई माँ, मगर आप तो मेरी माँ की उम्र की हैं, और मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकती? वैसे भी मुझे अभी कोई काम नहीं। यह सुनते ही दाई माँ की नजरें उसके चेहरे पर अटक गईं। उनकी आंखों में नमी सी उतर आई। बेटी, यह सोचते हुए वह मुस्कुराने लगी। वहीं उनकी आंखों में आंसू देखकर दिशा हैरानी में बोली, क्या हुआ? आप रो रही हैं? यह सुनते ही दाई माँ जल्दी से अपनी ही साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछकर बोली, वह माफ करिएगा, बस किसी की याद आ गई। यह सुनते ही दिशा हंसकर बोली, हम तो वह जरूर आपकी बेटी होंगी, है ना? यह सुनते ही दाई माँ के काम करते हाथ बीच में रुक गए। उनकी नजरें सामने जलते दिए पर जम गईं। आंखों में सालों पहले का उमड़ता दर्द वह छुपाती हुई बोली, मेरी कोई खुद की संतान नहीं, मैंने कभी शादी नहीं की। यह सुनते ही दिशा का चेहरा शांत हो गया। वह नजरें झुकाए माफी मांगते हुए कुछ कहती कि तभी दाई माँ दोबारा उसी मुस्कान के साथ बोली, मगर हाँ, आपको देखकर मुझे छोटी मालकिन की याद आ गई, बिल्कुल आप जैसी थी वह। यह सुनते ही दिशा सवालों के साथ सोचते हुए बोली, छोटी मालकिन? तभी दाई माँ आंखों में चमक ले बोली, जी, आरव बाबा की माँ। जब वह छोटी थी तब मैंने ही उन्हें संभाला था। यह सुनकर दिशा की मुस्कुराहट वापस लौट आई। वह बात आगे बढ़ाते हुए बोली, अच्छा, वह अब कहाँ है? मैंने उन्हें अब तक देखा नहीं। यह सुनते ही दाई माँ दोबारा उसी सपाट लहजे में बोली, जी, वह अब इस दुनिया में नहीं है, बहुत पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, जब आरव बाबा छोटे थे। यह सुनकर दिशा की नजरें भी सामने जम गई। दाई माँ दोबारा बोली, उसी समय बाबा के नाना जी की मौत भी हुई थी और नानी। यह कहते हुए उनकी आंखों में एक अजीब सा दुहक उतर आया। वह बोली, उनकी मौत भी बरसों पहले हो चुकी थी। यह सुनकर दिशा एक उदासी के साथ मन में बोली, शायद यही वजह है कि वह इतने अकड़ू हैं। उसने दोबारा दाई माँ से सवाल किया, और सर के पापा, वो कहाँ हैं? यह सुनते ही दाई माँ की आंखें फैल गईं।
उनके चेहरे पर बेचैनी और डर दिखने लगा इस बात का कि कहीं इस बात को कोई सुन ना ले। उन्हें आरव का डर था, क्योंकि उस आदमी के बारे में बात करने की इजाजत इस घर में केवल उनको और आरव को थी। अगर कोई बाहर उसका नाम भी लेता तो वह आरव से बर्दाश्त नहीं होता। वह हल्की कपकपी के साथ बोली, जी, वह हमारे साथ नहीं रहते। बस इतना कहकर दाई माँ झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उन्हें ऐसे उठता देख दिशा की आंखें बड़ी हो गईं। वह मन में बोली, लगता है मैं फिर कुछ गलत कह गई। दाई माँ तुरंत बोली, चलिए, बाबा आ गए हैं, मैं खाना निकालती हूँ। यह कहते हुए जैसे ही उनकी नजरें सामने हॉल में गईं, वैसे ही उनके चेहरे के सारे रंग उड़ गए। वह आंखों में हैरानी लिए सामने देख रही थी, मानो आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब उन्हें आरव का डर और सताने लगा। उधर आरव का कमरा। कमरे में पहुंचते ही उसने एक जोरदार धड़ाम के साथ दरवाजे को बंद किया। वह बौखलाहट में अपने बालों में उंगलियां फंसाकर उन्हें खींचता हुआ बोला, सही नहीं कर रही हो तुम, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और वह तुम्हारा पति, उन्हें भी मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए वह तेजी में सामने कपबोर्ड्स की तरफ भागा। वहां पहुंचकर माथे पर पसीने की बूंदें लिए वह जल्दी जल्दी अपने हाथ इधर उधर कुछ ढूंढने के लिए दौड़ाने लगा। उसने झटके से सामने अलमारी खोली और सारे कपड़े लगभग बाहर फेंकते हुए वह उनमें कुछ ढूंढने लगा, मगर वह जगह खाली थी। आरव अपनी फाइल्स की शेल्फ की तरफ बढ़ा और ऐसे ही कमरे से जुड़े उस स्टडी रूम में, मगर हर तरफ उसे बस निराशा मिल रही थी। वह अब पागलों सा चिल्लाया, कहाँ गई वह फाइल? कैसे वह मेरे हाथों से निकल गई? कैसे? उसने चीखते हुए गुस्से में ही सामने रखी टेबल पर जोरदार लात मारी। टेबल का सामान भी जमीन पर गिर गया। अब तक उसके कमरे का रूप बिल्कुल बदल गया था। हर तरफ बिखरी टूटी चीजें, मगर जो उसे चाहिए था वह कहीं भी नहीं था। आरव गहरी गहरी सांसें खींचता हुआ खुद को शांत करने लगा, मगर रह रहकर उसे कुछ देर पहले अपने और नीलिमा के बीच हुई बात याद आती। अनजाना नंबर। आरव का केबिन। आरव केबिन में बैठा अपने असिस्टेंट को कुछ मिनटों पहले हुई मीटिंग के बारे में समझा रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर शून्य भाव थे। वह बस बोलता जा रहा था और सामने उसका असिस्टेंट बिल्कुल सीधे खड़ा उसकी बातों को सुन रहा था। आरव उसे बोला, जल्द से जल्द तुम उनसे हमारी दूसरी मीटिंग को लेकर बात करना, और हाँ, कैसे भी करके उन्हें इस डील को लेकर रेडी करो। उसने इतना कहा ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। आरव की नजरें अपने फोन पर गईं। अननोन नंबर देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वह अपने असिस्टेंट को वहां से जाने का कहता हुआ बोला, तुम जाओ, बाकी चीजें तैयार रखो, मैं बाकी सबसे बात करके वापस महल के लिए निकलूंगा। यह सुनते ही उसका असिस्टेंट मन ही मन भगवान को शुक्रिया कहता हुआ वहां से निकल गया कि आज आरव से वह बच गया, वरना एक दिन ऐसा नहीं जाता जब आखिरी में आरव उसकी क्लास नहीं लेता। उसके जाते ही आरव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसका फोन अब भी बजे जा रहा था। आरव ने नंबर पर एक बार फिर नजर डाली और कुछ सोचता हुआ वह वहां से खिड़की की तरफ बढ़ गया। बाहर से आती हल्की सरसराहट उसके बालों को छू रही थी। चेहरे पर वही सिकुड़न लिए उसने आखिरकार फोन उठा लिया। फोन के दूसरी ओर से एक औरत की आवाज आई, हेलो आरव। यह आवाज सुनते ही आरव का चेहरा एकदम सख्त हो गया। वह गुस्से में दांत पीसकर बोला, तुमने मुझे फोन क्यों किया, और यह मेरा नंबर तुम्हें कहां से मिला? उसकी भारी आवाज सुनकर एक बार के लिए तो नीलिमा की हड्डियां भी कांप गईं, मगर फिर वह खुद को शांत दिखाती हुई बोली, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी बताने के लिए फोन किया है आरव। यह सुनते ही अचानक से आरव को खुद पर ही हंसी आ गई। वह एक हूं के साथ बोला, अरे तुम मुझे फोन नहीं करोगी तो किसे करोगी? सुना है तुम्हारा पति एक बार फिर दिवालिया होता होता बच गया, फिर तुम्हारा बूढ़ा बाप बीच में कूद गया। यह सुनते ही नीलिमा की मुट्ठियां कस गईं। वह कुछ कहती कि तभी आरव दोबारा बोल उठा, वैसे मैं अच्छे से जानता हूँ किस हड़बड़ी में तुमने मुझे फोन किया है। वैसे चाल अच्छी चली है तुमने उस लड़की को भेजकर, मगर यह मत समझना कि आरव रघुवंशी किसी लड़की के जाल में आकर बहक जाएगा। मेरी शादी उस लड़की से इस जन्म में कभी नहीं होगी, वादा करता हूँ मैं। तो अपना यह फालतू समय तुम बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा, मगर मेरे पास इतना खाली वक्त नहीं। मेरी सेकंड्स की कीमत भी तुम्हारी पूरी जिंदगी की कीमत से ज्यादा है। यह कहकर वह फोन रखने को हुआ कि तभी नीलिमा जलती हुई आंखों से बोल उठी, तुम्हारी सगी माँ भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं आरव? हाँ, वैसे आज कुछ बहुत बड़ा बताने जा रही थी मैं तुम्हें, मगर लगता है तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं। मगर मेरी एक बात अच्छे से सुन लो, तुम्हारी माँ की उस आखिरी निशानी को तुम्हारा बाप बहुत जल्दी ही बेचने जा रहा है, जो तुम्हारी माँ के मरने के बाद उसने हथिया ली। वैसे हो सके तो बचा लो उसे, क्योंकि यह बात अच्छे से प्रताप भी जानता है कि वह जगह तुम्हारे लिए कितनी कीमती है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी आरव, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, तो खुद को इतनी इज्जत देना बंद कर दो, क्योंकि तुमसे बड़ा कमीना है तुम्हारा बाप। शादी वह तुम्हारी रश्मिका से करवा कर ही मानेगा, इसीलिए बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। यह कहते ही नीलिमा ने फोन कर दिया। वही नीलिमा के मुंह से यह सब सुनकर आरव के पैरों से जमीन से खिसक गई। वह मन में हैरानी लिए बोला, इसे उस जमीन के बारे में कैसे मालूम चला? क्या यह सच कह रही है? क्या प्रताप रघुवंशी सच में? यह कहते हुए आरव के कदम आगे जल्दी में कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गए। उधर नीलिमा हंसकर बोली, बहुत बहुत बड़े बेवकूफ हो, मगर चिंता मत करो आरव, अपनी हर इंसल्ट का बदला मैं तुमसे लूंगी। बस एक बार मेरी यह साजिश कामयाब हो जाए, बस एक बार। ये कहते हुए उसकी पकड़ उसके फोन पर कस गई।
नीलिमा का बिछाया एक नया जाल क्या ले आएगी? वो सच में आरव को उसके घुटनों पर क्या वाकई आरव इस शादी के लिए हाँ कर देगा? और क्या देखा दाई माँ ने सामने? आगे जाने के लिए पढ़िए सफर तेरे साथ। आगे का भाग पढ़ने के लिए फॉलो करें और शेयर। और हाँ, मेरी कहानी को अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट करें। रेड हार्ट चेरी ब्लॉसम, लेखिका शिवांगी। और अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आएं तो प्लीज़ मेरी और कहानियां भी पढ़ें।